हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिका का डर नहीं। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रशिया जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चीन को भी लगी तीखी वाली मिर्ची। जी हां, तो वहीं आपको बताएंगे चीन के कट्टर दुश्मन ने जमकर की भारत के ब्रह्मोस की तारीफ और भारत को बता दिया करीबी दोस्त, गेम चेंजर है ब्रह्मोस मिसाइल जैसा दिया बयान। चाइना की बढ़ा दी धुक धुकी, तो वहीं बताएंगे निज्जर को संसद में सम्मान देने के विरोध में उतरे कनाडाई सांसद, चरमपंथ बढ़ने की जताई आशंका। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में लगाया जय फलस्तीन का नारा, बिस्मिल्लाह पढ़कर ली सांसद की शपथ। बताएंगे दोस्तों आखिर क्या है इस जय फलस्तीन नारा लगाने के पीछे उनका मंशा, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत का निरंतर विकास चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां 8 जुलाई को रशिया के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अमेरिका को दे रहा है भारत बहुत बड़ा संदेश। जी हां, दिखा दिया कि हमें तुम्हारा भी डर नहीं। आपको बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी मॉस्को के दौरे पर होंगे, जहां उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होगी। करीब 5 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का ये रशिया दौरा हो रहा है। भारत और रशिया के बीच दोस्ती दशकों पुरानी है और आज भी हिंदुस्तान अपना सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रशिया से बहुत बड़े पैमाने पर कम दर पर तेल खरीदा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह दौरा एक दिन का हो सकता है। यूक्रेन युद्ध और दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बीच नई भागीदारी को जन्म दे सकता है। वहीं इस दौरे से अमेरिका और चीन दोनों को ही तीखी मिर्ची लगने जा रही है। जी हां, द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी का यह दौरा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो केवल रशिया के दौरे पर जा रहे हैं। इसे ब्रिक्स के साथ शामिल नहीं किया जा रहा है, जो अक्टूबर महीने में रशिया के कजान में होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार तीसरी बार जहां प्रधानमंत्री बने हैं, वही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार मार्च में राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी साल 2019 में रशिया के व्लादिवोस्तोक शहर गए थे। ऐसे में आप लोग एडवांस में पीएम मोदी जी को हैप्पी जर्नी कहना मत भूलिएगा। और किन किन को लगता है कि अपना भारत अब पूरे तरीके से स्वतंत्र हो चुका है, किसी भी देश के लिए भारत को दबाव फील करने की आवश्यकता अब नहीं बची है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो दोस्तों वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर गेम चेंजर है ब्रह्मोस मिसाइल। जी हां, चाइना के कट्टर दुश्मन ने जमकर की ब्रह्मोस मिसाइल की तारीफ, साथ में भारत को बताया करीबी दोस्त। बता दें चीन के कट्टर दुश्मन फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की जमकर तारीफ की है। फिलीपींस के राजदूत जोसेल एफ इग्नासियो ने ब्रह्मोस को फिलीपींस के लिए गेम चेंजर बताया है। इग्नासियो ने कहा है कि भारत फिलीपींस के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक प्रमुख स्रोत है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और फिलीपींस के बीच संबंधों में पुनः जागरण हुआ है और वे एक दूसरे को फिर से खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बातचीत के तहत तरजीही व्यापार समझौते यानी पीटीओ को पूरा करने के इच्छुक हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में बोलते हुए राजदूत इग्नासियो ने कहा कि ये सौदा दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रह्मोस फिलीपींस के लिए एक गेम चेंजर है क्योंकि ये विश्वसनीय रक्षा और निवारक क्षमता प्रदान करता है। भारत के लिए इसका महत्व ये है कि ये ब्रह्मोस का पहला विदेशी निर्यात है और ये भारत की बढ़ती क्षमताओं और अपने स्वदेशी रक्षा उद्योग की पुष्टि करता है। एक तरह से ये विदेशों में भारत के पद चिन्ह का विस्तार करता है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस की 3 बैटरियां भी सौंपी है। जी हाँ, और फिलीपींस के राजदूत ने यहाँ तक कह दिया है कि वो भारत से और भी अधिक हथियारों की खरीद करेगा। जी हाँ, वाकई में ब्रह्मोस का दीवाना होता हुआ दिखाई दिया है। फिलीपींस और चाइना को जलाकर रख दिया है दोस्तों फिलीपींस ने। ऐसे में फिलीपींस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है बताइएगा जरूर, लेकिन थैंक यू कहना मत भूलिएगा फिलीपींस को। साथ ही साथ बता दे निज्जर को संसद में सम्मान देने के विरोध में उतरे कनाडाई सांसद चंद्र आर्य, चरमपंथ बढ़ने की जताई आशंका। बता दे कनाडा के एक सांसद ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की याद में सांसदों द्वारा मौन रखने के फैसले की कड़ी आलोचना की है और इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा है। कनाडा की नेपियन सीट से सांसद भारतीय मूल के चंद्र आर्य ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि निज्जर का संबंध चरमपंथियों में से था। ऐसे में उसकी याद में संसद में मौन रखने के सरकार के फैसले पर निराशा जाहिर की। कनाडाई मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्र आर्य ने कहा कि जब संसद में किसी के सम्मान में मौन रखने का फैसला किया जाता है तो यह बहुत ही खास होता है और कुछ महान कनाडाई लोगों के लिए ऐसा
किया जाता है जिन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय में कनाडाई लोगों की बहुत सेवा की हो। निज्जर ऐसे लोगों में से नहीं था। उन्होंने निज्जर की हत्या को विदेशी सरकार से जोड़ने के विश्वसनीय आरोपों के बावजूद निज्जर को इतना सम्मान देने की आलोचना की। तो वहीं आपको बता दें, भारत नहीं भूला कारगिल, जी हाँ, हथियार देकर चुका रहा एहसान। बता दें, इजराइल के पूर्व राजदूत ने हिंदुस्तान की जमकर की तारीफ। बता दें, भारत में इजराइल के राजदूत रह चुके डैनियल कारमन ने गाजा युद्ध में उलझे उनके देश को इंडिया से हथियार मिलने के लिए तारीफ की है। इजरायली मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत 1999 में के कारगिल युद्ध के दौरान इजरायली सहायता के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए इजराइल को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। 2014 से 2018 तक भारत में इजराइल के राजदूत रहे डैनियल की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब लगातार ऐसी खबरें आई हैं कि भारत ने इजराइल को ड्रोन और तोपखाने के गोलों की आपूर्ति की है, क्योंकि हमास के खिलाफ 8 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध के चलते इजराइल के पास हथियारों की कमी हो गई है। डैनियल कारमन ने वाइड नेट न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि भारतीय हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल उनके साथ था। इजराइल उन कुछ देशों में से एक था जो उनके साथ खड़ा था और उन्हें हथियार मुहैया कराता था। भारतीय इसे नहीं भूलते हैं और अब वे इसका बदला चुका सकते हैं। भारत ने अब तक इजराइल को हथियारों की आपूर्ति की ना तो पुष्टि की और ना ही इनकार किया है। भारत की ओर से कहा गया है कि वो गाजा में संघर्ष का बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, नेपाल और चीन में BRI पर आज बहुत बड़ा समझौता। ड्रैगन के आगे प्रचंड टेकेंगे घुटने, भारत की बढ़ेगी टेंशन। बता दें, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोले तो BRI से अब तक किनारा करने वाला नेपाल आज बड़ा कदम उठाने जा रहा है। नेपाल और चीन के बीच आज 16वें दौर की बातचीत हो रही है और इसमें BRI को लागू करने के प्लान को मंजूरी मिल सकती है। नेपाल और चीन के बीच साल 2017 में BRI समझौता हुआ था, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया जा सका है। चीन के लगातार दबाव डालने के बाद अब नेपाल इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। चीन और नेपाल के बीच में अगर समझौता होता है तो इससे BRI के प्रोजेक्ट के सिलेक्शन, क्रियान्वयन और फंडिंग के तरीकों का रास्ता साफ हो जाएगा। BRI को दुनिया में चीन के कर्ज जाल के रूप में देखा जाता है। श्रीलंका, पाकिस्तान तथा मालदीव के बाद अब भारत का एक और पड़ोसी नेपाल इसमें फंसने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेईडोंग सोमवार को काठमांडू पहुंचे और उन्होंने PM पुष्प कमल दहल प्रचंड से भी मुलाकात की और आज दोस्तों इस बड़े समझौते पर मीटिंग चल रही है। तो वहीं आपको बता दें, भारत का नाम लेकर अपनी ही सरकार पर क्यों भड़क उठे ब्रिटिश के नेता। आपको बता दें, ब्रिटेन और भारत के बीच लंबे समय से मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA को लेकर बात होती रही है, लेकिन अब तक इस पर मुहर नहीं लग सकी है, जिसे लेकर ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी के नेता ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा है। ब्रिटेन के विपक्षी लेबर पार्टी के नेता डेविड लेमी ने सोमवार को प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कई दिवालियां आई और कई दिवालियां चली गईं, लेकिन सरकार भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने में विफल रही। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ग्लोबल फोरम में बोलते हुए लेबर पार्टी के शैडो फॉरेन सेक्रेटरी लेमी ने ऋषि सुनक सरकार के साथ कंजर्वेटिव पार्टी के ही पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई दिवालियां आई और कई दिवालियां चली गई, लेकिन व्यापार समझौता नहीं हुआ, जिससे कई क्षेत्रों में व्यापार इंतजार में है। हालांकि उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अगर हमारी सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार बनी, तो हम भारत के साथ FTA पर मुहर लगवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारतीय मूल के हिंदू नेता होने के बावजूद भी ऋषि सुनक ने अब तक इस पर मुहर क्यों नहीं लगाया था, क्या वजह रह सकती है, लेकिन क्यों लेबर पार्टी मुहर लगाने की बात कह रही है। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? आपके हिसाब से कौन होगा अगला प्रधानमंत्री ब्रिटेन का? क्या लेबर पार्टी से ही होना चाहिए या फिर ऋषि सुनक को ही दोबारा से PM बनना चाहिए? देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान ने खुद कबूला कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों का हो रहा है उत्पीड़न, दुनिया के सामने होना पड़ता है शर्मिंदा। बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है कि देश में अल्पसंख्यकों को धर्म के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। नेशनल असेंबली के एक सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की वजह से देश को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अल्पसंख्यकों की आए दिन हो रही हत्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए ख्वाजा ने कहा कि हर दिन अल्पसंख्यकों की हत्या की जा रही है, वे इस्लाम की आड़ में असुरक्षित नहीं है। मैं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करना चाहता हूं, लेकिन विपक्ष मेरे प्रयासों को रोक रहा है। पाकिस्तान वैश्विक शर्मिंदगी का सामना कर रहा, यानी खुद कबूला है दोस्तों, किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह बात कही है। तो वहीं आपको बता दें, ईरान के परमाणु
कार्यक्रम को लेकर सामने आई बहुत बड़ी जानकारी। परेशान है अमेरिका और उसके सहयोगी देश। जी हां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका और उसके प्रमुख यूरोपीय सहयोगी ने तेहरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और रशिया का विरोध किया है। अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार संपन्न होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करने का संकल्प जताया। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान पर आरोप लगाया कि वो अपनी परमाणु गतिविधियों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग करने में विफल रहा। ईरान और रशिया ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया है। दोनों देशों ने जोर देकर कहा है कि तेहरान का परमाणु कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की निरंतर निगरानी में है। जी हां, साथ ही बता दें, भारत वंशियों के फैन हुए अमेरिकी राजदूत गारसेटी कहा, भारत और अमेरिका के कभी नहीं रहे इतने अच्छे रिश्ते। जी हां, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच रिश्ते पहले कभी इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं। दोनों रणनीतिक साझेदारी के बीच संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गारसेटी ने सोमवार को सेलेक्ट यूएसए इन्वेस्टमेंट समिट के इतर एक कार्यक्रम में ये टिप्पणियां की, जिसमें सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल भारत से है। गारसेटी ने वॉशिंगटन में हुई इस बैठक में कहा कि ये भारत अमेरिका ऐसा रिश्ता है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले कभी इतने अच्छे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के अमेरिकियों की संख्या अब हमारी आबादी का करीब 1.5% है और वे अमेरिका में 6% टैक्स का भुगतान करते हैं। ये अमेरिका में सबसे सफल प्रवासी समुदाय है। इस कार्यक्रम में भारत के JSW स्टील ने टेक्सास के बेटाउन में $14 करोड़ निवेश करने की अपनी योजना की घोषणा की। तो वहीं आपको बता दें, सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण समय की मांग। जी हां, वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने कही बड़ी बात। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने मंगलवार को भारतीय वायुसेना कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर और सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित कैपस्टोन सेमिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देने की अपील की। इस दौरान एयर चीफ मार्शल चौधरी ने भारत की रणनीतिक संस्कृति और मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में इसकी प्रासंगिकता को भी बताया। तो वहीं बता दें, फ्रांस में भारी बारिश के बाद ग्लेशियर झील टूटने से केदारनाथ जैसा हुआ हादसा। मलबे में बह गया पूरा का पूरा गांव। हेलीकॉप्टर से निकाले गए लोग। जी हां, फ्रांस का एक हिस्सा भारी बारिश का सामना कर रहा है। बारिश के बीच ग्लेशियर फटने से यहाँ केदारनाथ जैसा हादसा हुआ है। मूसलाधार बारिश से फ्रांस के लो बेरार्डे गांव में बाढ़ आ गई है। माउंटेन रेंज फ्रांसीसी आल्प्स के एकिंग्स नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में पर्वतारोही, पर्यटक और स्थानीय लोग फंस गए थे। पर्वतारोहियों के लिए ये एक लोकप्रिय स्थान है। यहाँ काफी संख्या में लोग घूमने के लिए आए हुए थे। हेलीकॉप्टरों की मदद से बचाव कर्मियों ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को निकाला है। साथ ही साथ बता दें, अंतरिक्ष में फंसी भारत की एक और बेटी सुनीता विलियम्स खतरे में है। क्या उनकी जिंदगी? कल्पना चावला आई याद। बता दें, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग स्टार लाइनर स्पेसशिप में खराबी की वजह से अंतरिक्ष में फंस गई हैं और इस वक्त नासा ने सुनीता विलियम्स और एक अन्य अंतरिक्ष यात्री को चौथी बार धरती पर वापस लाने की योजना को स्थगित कर दिया है। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में फंसने से भारतीय मूल की एक अन्य अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की यादें ताजा हो गई हैं, जिनकी घर वापसी के दौरान एक त्रासदी में जिंदगी खत्म हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि सुनीता विलियम्स को ले जाने वाला स्पेसशिप खराब हो गया और जांच में पता चला है कि अंतरिक्ष यान में 5 हीलियम लीक पाए गए हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में देरी हो रही है। हीलियम अंतरिक्ष यान के रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम यानी बोले तो RCS थ्रस्ट को सपोर्ट करता है, जिससे उन्हें फायर करने में मदद मिलती है। फिलहाल नासा के मुताबिक सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रहना होगा और स्टार लाइनर में गड़बड़ी को ठीक करने तक उनकी वापसी को स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद नासा ने कहा है कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को कम से कम 3 हफ्ते तक स्पेस स्टेशन पर ही रहना होगा। ऐसे में दोस्तों, सुनीता विलियम्स के सुरक्षित तरीके से वापस धरती पर लौटने की कामना करते हुए उनके लिए दुआएं जरूर करिएगा आप लोग। दोस्तों, वाकई में बुरी तरीके से फंस चुकी है वो। तो वहीं आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में लगाया जय फलस्तीन का नारा, बिस्मिल्लाह पढ़कर ली सांसद की शपथ। जी हां, हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 18वीं लोकसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के दौरान ओवैसी ने जय फलस्तीन का भी नारा लगाकर विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल प्रोटेम स्पीकर ने असदुद्दीन ओवैसी को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए बुलाया। ओवैसी आए और बिस्मिल्लाह पढ़कर सांसदी की शपथ ग्रहण की। सांसद पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने जाते जाते जय भीम, जय तेलंगाना और बाद में जय फलस्तीन का नारा लगा दिया, जिसको लेकर संसद में भाजपा सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत
की जनता। तो वहीं आपको बता दें जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका, जमानत देने का निचली अदालत का फैसला हुआ रद्द। बता दें शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। जी हां, हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू करते हुए कहा है कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं आपको बता दे ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।